नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आज गंगा दशहरा पर्व है। मान्यता के मुताबिक आज के दिन गंगा स्नान करने का पुण्य मिलता है, लेकिन कोरोना के चलते यूपी और उत्तराखंड में गंगा स्नान पर पाबंदी लगाई गई थी। उसके बावजूद लोग मनमानी करते नजर आए हैं। कोरोना पर आस्था भारी पड़ी है और तमाम गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इससे गंगा स्नान करने पहुंचे लोग कोरोना को दावत देते हुए नजर आए। एक तरफ डॉक्टर और विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि तीसरी लहर जल्द आने वाली है। ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें। 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। लेकिन लोग आज जिस तरह गंगा घाटों की तरफ दौड़ पड़े, ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। फर्रुखाबाद, वाराणसी, हरिद्वार की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद में लोगों की भारी भीड़ गंगा दशहरा में उमड़ी और आपको बता दें कि गंगा स्नान के लिए हजारों लोग वहां पर पहुंचे। पंचाल गंगा घाट पर हजारों लोग उमड़े हुए थे। कोरोना के खतरे के बीच में हजारों लोग वहां पर पहुंचे। कोविड गाइडलाइन की वहां पर धज्जियां उड़ गईं। फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच में हजारों लोग वहां पर पहुंचे हुए। वाराणसी में भी गंगा दशहरा पर्व पर लोगों की भीड़ उमड़ी। कोरोना के चलते गंगा स्नान पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग गंगा घाट पर पहुंचे। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, वहीं लोगों की ऐसी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं हरिद्वार की अर्की पैड़ी में भी लोग बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचे। यहां भी कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। किस तरीके से कोरोना पर आस्था भारी रही, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस की जमकर वहां पर धज्जियां उड़ाई गईं। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। अर्की पैड़ी में भी। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ है फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी, वाराणसी से रवि पांडे और हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ हैं। सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं। पुलकित, नियम कानून है, गाइडलाइंस हैं, लेकिन लागू कराने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्होंने देखा नहीं और धज्जियां उड़ गई वहां पर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ हरिद्वार में गंगा दशहरा का स्नान के लिए पुलिस प्रशासन ने 2 दिन पहले ये कम से एक ऐलान किया था कि जो हरिद्वार का जो स्नान है उसे हरकी पैड़ी पर सांकेतिक रूप से रखा जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आस्था है वो नियम कानूनों पर जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें एक ऐसा कहा जा सकता है कि जो नियमों को जो पालन कराने वाले जो लोग हैं उनकी भी इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं इसमें कमी नजर आ रही है। मैं हरकी पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक ही स्थान पर यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि थोड़ी कोशिश जरूर पुलिस प्रशासन की ओर से की गई थी। सुबह जब हम यहाँ गंगा स्नान की कवरेज के लिए आए थे तो हरकी पैड़ी का ये हिस्सा पूरी तरह से श्रद्धालुओं से खाली रखा गया था। यहाँ पर एक भी श्रद्धालु नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल सीमित हिस्से की बात है। उसके अलावा आजू बाजू के जो गंगा घाट हैं या शहर में अन्य जो गंगा घाट हैं वो पूरी तरह श्रद्धालुओं से भरे हुए थे। लेकिन अब दोपहर के बाद हमें पता चला है कि 12 से 1 बजे के बाद ये हरकी पैड़ी का जो ये प्रमुख घाट है इसको भी खोल दिया गया है और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और जो एक बात कही जा रही थी कि स्नान को सांकेतिक किया जाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हवाई साबित हुए हैं। पुलकित हरिद्वार में हमारे साथ रवि पांडे वाराणसी से है। रवि, वहां पर क्या तस्वीरें हैं वो हम देखेंगे, लेकिन फर्रुखाबाद में जिस तरीके से एक जिला, छोटा जिला है फर्रुखाबाद, और वहां पर इस तरीके से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ी हैं, वहां पर प्रशासनिक अमला उन पर कार्रवाई नहीं कर पाया है। बताइए सूर्या, क्या स्थिति वहां पर रही है? मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा कोरोना जो आपका प्रोटोकॉल है इसका पूरी तरीके से यहाँ पे उल्लंघन हुआ। आपको बताएं, गंगा दशहरा पे जिस तरीके से गंगा के किनारे हजारों की संख्या में लोग गंगा किनारे आए और गंगा के जो उन्होंने यहाँ पे स्नान किया, स्नान के दौरान जो था कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः उल्लंघन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि इस गंगा दशहरा पर
फर्रुखाबाद के पांचाल घाट जो गंगा का तट है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। जबकि जिला प्रशासन की तरफ से जो था कहीं ना कहीं इस पूरे गंगा दशहरा पर रोक लगा रखी गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा के आगे पूरी तरीके से प्रशासन नतमस्तक दिखाई दिया। आपको मैं यहाँ के हालात दिखा देता हूँ। फर्रुखाबाद के गंगा घाट का दिखा, अभी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। ये युवा हैं जो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो गंगा के किनारे जिस तरीके के हालात हैं देखने को मिल रहे हैं आज, इस बात से साफ जाहिर है कि लोगों के अंदर अब कोविड प्रोटोकॉल का कोई भी खौफ नहीं है। और जिस तरीके से गंगा के किनारे हजारों और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं, ये सीधा प्रोटोकॉल का खुला इस सवाल बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले के ऊपर है, जिनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी है। रवि पांडे हमारे साथ है। रवि, वहां की क्या तस्वीर है और क्या वहां पर प्रशासनिक अमला इन तस्वीरों को नहीं देख रहा है? किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जी देखिए, जो तस्वीरें उससे तो ये साफ जाहिर है कि जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से सोया हुआ है। जो कोरोना गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से वाराणसी के 80 घाट पर टूटता हुआ नजारा है। सुबह जहां स्नान करने के लिए लोगों ने भीड़ एकत्रित हुई थी, तो वहीं इस वक्त का भी नजारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त इस घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और वो भी बिना मास्क लगाए हुए बाकायदा यहाँ पर खड़े होकर के लोग अपना समय पास कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में एक भयावह है। तीसरी लहर की चेतावनी मिल चुकी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासनिक अमला है उसकी सुस्ती वाराणसी के 80 घाट पर देखने को मिल रही है। और ये नज़ारा सिर्फ इसी घाट का नहीं अनुपम, ये पूरे 84 घाटों पर है, जहां पर आज संडे के दिन चूंकि वीकली लॉकडाउन है बावजूद उसके लोग जुटे हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हो कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं और इन्हें रोकने वाला इस घाट पर कोई भी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा ये तस्वीर है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब आपने मास्क नहीं लगाया है? सर अभी लगा रहे हैं। क्या कोरोना खत्म हो गया? नहीं सर। तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहे सर। तो ये स्थिति है। कैमरा देखने के बाद मास्क लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले बिना मास्क के यहाँ लोग मैक्सिमम करके घूम रहे। तो अनुपम, ये जो जाहिर तौर पे रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साथ के साथ पुलकिताब का, और सूर्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो किस तरीके से प्रशासनिक अमले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीजों को बड़ी गंभीरता के साथ देखे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी गंगा आरती की है। इस दौरान संगम पर साध्वी निरंजन ज्योति के साथ संतों के अलावा काफी भीड़ दिखाई दी। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति ने तो मास्क लगाया हुआ था, लेकिन आरती के दौरान मौजूद ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति ने तो वहां पर गंगा आरती के दौरान मास्क लगाया हुआ, लेकिन बाकी लोग जो थे, देखिए आप किस तरीके से वहां पर बिना मास्क के, कुछ लोग लगाए भी थे, मास्क तो सही से नहीं लगाए थे, उनका मास्क नीचे उतरा हुआ था। और ऐसे में वहां पर कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। देखिए आप इस तस्वीर को हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदा तैयार कर रहा है। जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। हालांकि 2 से अधिक बच्चे होने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मसौदा तैयार कर रहा है, जो तैयार होने के बाद सरकार के पास भेजा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल जी। सर, ये जनसंख्या नियंत्रण वैसे तो समस्या बहुत बड़ी है, हमेशा से ही रही है, लेकिन आप लोगों के जहन में ये ख्याल क्यों आया कि इसके लिए एक कड़ा कानून होना चाहिए? देखिए, हम लोगों के जहन में ये ख्याल पिछले लगभग 2 साल से कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए आया कि अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रित होती तो हमारी ये महामारी और अच्छी तरह नियंत्रित हो सकती थी। हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमने देखा कि इंजेक्शन्स की कमी हो गई, हमने देखा कि दवाइयों की कमी हो गई, उनकी कालाबाजारी होने लगी। तो जनसंख्या आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से एक चिंता का विषय बनी हुई है। और जिस तरीके से हमारे प्राकृतिक साधन सीमित हैं, आज जल की कमी हो रही है, हवा की कमी हो रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये कारण इसका एकमात्र जनसंख्या है। फिलहाल हमारे दिमाग में सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इसमें कोई, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं है। ये स्वैच्छिक है। अगर कोई स्वैच्छिक अपना परिवार नियंत्रित करता है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो वो
इस परिवार नियंत्रण को लागू कर सकता है। अगर नहीं लेना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, वो 2 बच्चे करे, 4 बच्चे करे, 6 बच्चे करे, 10 बच्चे करे, कोई उसमें ऐसा हम कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं सोच रहे हैं और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार का कोई दंड या किसी प्रकार की कोई और बात करने की हमारी। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, मसौदा तैयार हो रहा है, सरकार की क्या रणनीति है, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा और कब तक यह उत्तर प्रदेश में लागू होगा? देखिए, अभी फिलहाल तो पहले कदम की तरफ सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। राज्य विधि आयोग इसको लेके प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जो अलग अलग राज्य में ऑलरेडी इसको लेके जो बिंदु काम कर रहे हैं उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। यानी कि असम की बात करें हम, मध्य प्रदेश की बात करें हम या बाकी राज्यों की बात करें हम, वहाँ पर जिस तरीके से कानून है या फिर सरकारी सेवाओं में जिस तरीके से वंचित रखने की बात है उसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इसमें किसी तरीके की सजा का प्रावधान नहीं होगा। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो बिल्कुल ठीक है, 4 हो 6 हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बस इतना होगा कि जिस तरीके की सब्सिडी मिलती है आपको, राशन कार्ड की बात करें हम या अलग अलग सुविधाओं की बात करें, तो सरकार का ये प्रयास है कि उन सरकारी सुविधाओं से वंचित रख करके सरकार इस कदर मॉरल प्रेशर बना सकती है ताकि लोग सीमित परिवार रखने के लिए मजबूर हो जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, इसके बाद सरकार के पास इसको भेजा जाएगा। उसमें कुछ संशोधन की भी गुंजाइश है और क्लॉज भी तैयार किए जाएंगे कि ऐसा होने पर ऐसा क्या हो सकता है। 3 साल का, 6 साल का एक टाइम लिमिट भी तय किया जाएगा कि भाई आप कब से इस आंकड़े को लेना शुरू करेंगे, यानी कि जनसंख्या दर का आंकड़ा आप कब से लेना शुरू करेंगे, कब से ये प्रभावी होगा और इसमें भी कितने हर्डल्स आएंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर अनामिका, इन सारे पहलुओं को यहाँ पर देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और कोरोना काल में बिना टीका लिए तो सुरक्षा की बात सोचना भी बेमानी है। यकीन मानिए, जिसने भी इस बात की गंभीरता को समझा, यकीन मानिए वो अपना और अपनों का सच्चा हितैषी है। टीका संजीवनी है। इस बात की गंभीरता समझनी हो तो आप मुंबई में ऑटो ड्राइवर के लिए लगाए गए इस वैक्सीनेशन कैंप में आइए। यहाँ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये वो लोग हैं जिनसे हमारा आपका सामना हर रोज होता है। ये हर रोज हजारों मुसाफिरों को रोज उनकी मंजिलों तक पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के खतरे से अनजान है, बावजूद इसके ये तमाम जोखिमों को समझते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि 18 से 44 साल की उम्र के ये ऑटो ड्राइवर्स हैं, काफी दिनों से टीका लेने के इच्छुक थे, लेकिन इन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। यही वजह है कि जैसे ही इन्हें पता चला कि मुंबई के नाहौर इलाके में बीजेपी के सांसद ने 18 से 44 साल की उम्र के ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीकाकरण कैंप लगाया है, ये यहाँ पहुँच गए। हमारे अम्बासदार मनोज कोटा जी के द्वारा हम लोग को एकदम सही टाइम पे सही सुविधा मिली और हमको ज़रूरत थी, क्योंकि हम 50-60 आदमी को लेके आते हैं जाते हैं। जितनी भी रिक्शा चालक महिला है उन सबके लिए वैक्सीनेशन बहुत इजीली दिया है। दरअसल संजीवनी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मुंबई के नाहौर इलाके में ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जिसमें पुरुष और महिला समेत तकरीबन 500 ऑटो ड्राइवर का मुफ्त टीकाकरण किया गया। हमारी संस्था ने आज उनके लिए
जो कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में 18 से लेके 44 का जो वयोगट है इन ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र सरकार से लगातार फ्रंटलाइन वर्कर के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी दर्जा नहीं दिया है। बावजूद इसके रिक्शा वालों की इस दलील को खारिज नहीं किया जा सकता कि वो कोरोना के खतरे के बीच भी लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। बहरहाल इस कैंप की कामयाबी के बाद मुंबई के कई और ऑटो वालों ने वैक्सीन लेने की इच्छा जताई है, जिसे देखते हुए सांसद महोदय ने आने वाले वक्त में इस तरह के कई और कैंप के आयोजन का वादा किया है। उम्मीद है इनकी तरह आप भी समझदारी दिखाएंगे और जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करने की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।